और ये जो है पहली बार भारत में 3000 साल पुरानी जाति व्यवस्था को एक केंद्रीय स्तर पर चुनौती दी गई मंडल आयोग को लागू करके। 3000 साल पुरानी जाति व्यवस्था को एक चुनौती दी गई मंडल आयोग की एक अनुशंसा को लागू करके, और इसे चुनौती से घबरा कर जो है पूरे देश में एक सिविल वार की स्थिति पैदा की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में सेवा इंडिया की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौका था महान शिक्षाविद ज्योतिराव फुले की जयंती, मंडल मसीहा बीपी मंडल की पुण्यतिथि और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का। इस मौके पर देश के कोने कोने से आए सेवा इंडिया से जुड़े लोगों ने गोष्ठी को संबोधित किया और बताया कि मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है। दरअसल इस गोष्ठी का विषय ही था मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय की स्थिति। हम आपको बता दें कि इस गोष्ठी के दौरान कई विचारकों ने अपने विचार रखे और तमाम विचारकों ने ये सवाल उठाया, इस तरह सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल किया और इस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए समाज न्याय को नेस्तनाबूद किया गया। आप तो 90 में जब, और ये जो है पहली बार भारत में 3000 साल पुरानी जाति व्यवस्था को एक केंद्रीय स्तर पर चुनौती दी गई मंडल आयोग को लागू करके। 3000 साल पुरानी जाति व्यवस्था को एक चुनौती दी गई मंडल आयोग की एक अनुशंसा को लागू करके, और इसे चुनौती से घबरा कर जो है पूरे देश में एक सिविल वार की स्थिति पैदा की गई, एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा की गई। और जो सामाजिक न्याय के जो विरोधी लोग थे वो आग लगाने लगे अपने देह में। तो उसी समय दक्षिणपंथी खेमे से, सामाजिक न्याय विरोधी खेमे से एक बड़े सिद्धांतकार थे, उनके गोविंदाचार्य, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने सामाजिक न्याय के बरक्स, उसके समानांतर, उसके खिलाफ एक टर्म लाया, सोशल इंजीनियरिंग। क्या टर्म लाया? सोशल इंजीनियरिंग। एक तरफ सोशल जस्टिस, उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक शब्द लाया, सोशल इंजीनियरिंग। यह सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब हुआ? जब सोशल जस्टिस की बात हो रही थी तो आपको जरूरत क्या थी सोशल इंजीनियरिंग शब्द को फ्लोट करने की, उसको लाने की? यदि आप सोशल जस्टिस और सोशल इंजीनियरिंग के भेद को आप नहीं समझिएगा तो बिहार में जो कुछ हो रहा है, देश में जो कुछ हो रहा है, और सामाजिक न्याय की जो अधोगति हो रही है बिहार में और पूरे देश में, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या हुआ? सोशल इंजीनियरिंग का यह मतलब हुआ कि हम रीढ़ विहीन, एकदम कमजोर, जिनकी मुंह में आवाज नहीं है, वैसे नेताओं को हम आगे लाएंगे, पॉलिटिशियंस को हम आगे लाएंगे। क्यों लाएंगे? उनकी जाति का वोट लेने के लिए हम लाएंगे। वो ओबीसी के तो होंगे, लेकिन क्या वो ओबीसी के लिए भी होंगे? ओबीसी के तो होंगे, लेकिन क्या वो ओबीसी के लिए भी होंगे? वो, यह अंतर समझिए, का और के लिए, यह बहुत बड़ा अंतर है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ओबीसी में आता हूं, मैं बहुजन आता हूं, मैं, तो क्या मैं बहुजन के लिए हूं? क्या मैं ओबीसी के लिए काम करता हूं?
तो होना और के लिए काम करना, इसमें इसको अंतर समझिए। अब क्या होता है कि आप देखेंगे कि दक्षिणपंथी खेमे में दुनिया भर के जो पिछड़ी जाति के, जो बैकवर्ड, दलित, आदिवासी भर दिए गए नेता निकाले गए, और वो ऐसे लोग थे जिनका कोई जो है स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं था, जिन्होंने कोई सामाजिक आंदोलन नहीं किया था, जिन्होंने कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं किया था, जिन्होंने अपने जीवन में कोई कार्यक्रम नहीं चलाया था। बस उनकी एक जाति थी और उस जाति के आधार पर उनको ले आया गया। क्यों ले आया गया? कि उसको जो है, जैसे बहेलिया जो है लस्सा लगा के और पक्षी को पकड़ता है, फंसाता है, तो वो लस्सा था। उस लस्से से जो है वो उनके जाति का वोट लेना जो है उनका एक मकसद था। पंथी सरकार बनने की संभावना दिख रही है, सुबह मिल रही है। उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा आप असम के मुख्यमंत्री के बयानों को देखकर, सुनकर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्थिति को देखकर, वहाँ के मुख्यमंत्री की क्रियाकलापों और तमाम बयानों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सामाजिक न्याय के जो वर्तमान स्थिति है और उसमें जो परसेप्शन बनाया, परसेप्शन बनाने की यह जो कला कहें या एक अधिकार, जो आधिपत्य है, वह उस तबके के पास है जिसे हम बिहार में तथाकथित सवर्ण हिंदू कहते हैं। वो मुट्ठी भर लोग, खासकर उनके लोग जो मीडिया में कब्जा जमाए बैठे हैं और मीडिया में बैठकर कैसे परसेप्शन बनाते हैं और कैसे वो एक माहौल क्रिएट होता है, इसके कई उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और सबसे ताज़ा उदाहरण आप देखे होंगे जब यूजीसी को लेकर नियमावली हमारे सामने आया था। मुट्ठी भर लोग सड़कों पर विरोध करते थे और मुख्य धारा का मीडिया उस पर तमाम चर्चा करता था, और हम लोग तमाम खुद पार्टी के प्रवक्ता उसमें बहस में भाग लेते थे और अपना पक्ष रखते थे। कोर्ट में उन्हीं के लोग, उन्हीं उसी मानसिकता से लोग का कब्जा है, कोलिजियम सिस्टम से उन्होंने रोका, और उसके बाद जो आंदोलन खड़ा हुआ देश में उससे कई गुना बड़ा आंदोलन था। हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतरते रहे, लेकिन मीडिया में सन्नाटा रही। और हमको, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि शायद ही उस रोक लगने के बाद कोई चर्चा उस पर हुई हो और हम लोग को बुलाया गया हो, यानी नहीं हुई चर्चा में। तो वह परसेप्शन कैसे बनाते हैं, और मैं आपको अतीत की तरफ ले जा रहा हूं, थोड़ा वर्तमान को की पर बात करने से पहले थोड़ा अतीत की तरफ जा रहे हैं कि सामाजिक न्याय की जो धीरे धीरे जो एक शुरुआत बनी और एक जमात खड़ा होते गया, और फिर जमात कैसे आज जात की तरफ मुड़ने लगा, तो वह एक श्रृंखला की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। और हम शुरू करेंगे 1882 से। 1882 का जब हंटर कमीशन देश में सभी के लिए शिक्षा, गरीबों के लिए या कहें सबको जो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क करने की बात आती है, तो इसी बिहार के धरती पे मिथिलांचल के इलाके के जमींदारों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था कि सही ओबीसी दलितों के बच्चे पढ़ लेंगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा, हमारी गाय भैंस कौन चराएगा। और यह सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक भी कह रहा था कि कुर्मी के बच्चे पढ़ लेंगे तो फिर अपना काम करना छोड़ देंगे। तमाम ओबीसी जातियों का नाम लेकर कहता है कि वो पढ़ लेंगे तो फिर वो काम कौन करेगा, वो पैसा कौन करेगा। उस समय परसेप्शन बढ़ाया गया अंग्रेजों के सामने, लेकिन अंग्रेज उनको न सुनकर आगे बढ़ाया। हजरात, समाजी इंसाफ का तस्वुर जो है, जो उसकी अवधारणा है हिंदुस्तान में, ये किसी एक दिन का वाक़या नहीं है, या एक दिन की फ़िक्र नहीं है, एक वाक़ये की फ़िक्र नहीं है। इसकी जद्दोजहद लंबी रही, तवील जद्दोजहद का एक नतीजा है कि यह तस्वुर हमारे दौरान पैदा हुआ। ये इसमें जहाँ महात्मा फूले का नाम आता है, बीबी मंडल जी का नाम आता है, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता है, हमारे समाज में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे अजीम शख्सियात हुई हैं जिनका फ़ोटो लगा अब्दुल कय्यूम अंसारी। और एक शख्सियत और हैं जो इनसे पहले बल्कि इनसे सीनियर हैं, और मुसलमानों के दरमियान, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के दरमियान समाजी इंसाफ है या मुसलमानों के दर बराबरी है, जो हालात हिंदू समाज में है उससे कम मुस्लिम समाज में नहीं है। मुसलमानों में भी ये चीज़
कूट कूट कर भरी हुई है। आप ये कहने वाले कहते हैं कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, यह सही बात है, इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ऊंच नीच है। इस पर जिस अजीम शख्सियत ने काम किया उसका नाम है मौलाना आसिम बिहारी। मौलाना आसिम बिहारी ये बिहार शरीफ के रहने वाले थे। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान सोशल जस्टिस के लिए ज़िंदगी भर काम किया। हम इन तमाम लोगों को खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे दरमियान सोशल जस्टिस का एक नारा जो लगा है, एक तहरीक जो चली है, एक आंदोलन जो चला है, वो कहाँ खड़ा है? क्या हम उसमें कामयाब हो पाए हैं? हमने एक समाजी सोशल जस्टिस का एक तंजीमी ढांचा खड़ा कर लिया है। अभी हमसे पहले जो मुकर्रिरीन हैं उन्होंने ये बात कही भी है कि समाजी ढांचा तो हमने खड़ा कर लिया, लेकिन अभी उस मंजिल पर हम पहुँच नहीं पाए। अभी मंजिल बहुत दूर है, जिसके लिए हमें जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। मैं जिक्र कर रहा था मुसलमानों के अंदर ऐसे हालात की। हमारी जो बिरादरी है वो अंसारी बिरादरी, मोमिन बिरादरी, जिसको जुलाहा भी कहते हैं। जुलाहा का मतलब होता है बुनने वाला, कपड़ा बुनने वाला, उसको जुलाहा। ये कोई बिरादरी नहीं है, ये एक पेशेवर नाम है, लेकिन इसको इतना अपमानित किया, इस लफ्ज़ को, इस शब्द को इतना अपमानित किया गया है कि जुलाहा लफ्ज़ को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आज भी। आपको जानकर हैरत होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका संस्थापक या कायम करने वाले सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है, इसको बहुत बड़े महापुरुष के तौर पर पेश किया जाता है। इस आदमी की सोच क्या थी, आपको जानकर हैरत होगी। जब हमारे मुल्क में जंग आज़ादी चल रही थी 1857, उसको हम बगावत कहते हैं। हमने बगावत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। इस आदमी ने कहा था, उसको गदर कहा, गद्दारी कहा। यह सर सैयद अहमद ख़ान थे जी। और सर सैयद अहमद ख़ान ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है असबाब बगावत हिंद। उसमें उसने अंग्रेज़ों को यह समझाने की कोशिश की कि ये जो बगावत हुई, इसमें जो मुसलमान शामिल हुए हैं उसमें अशराफ लोग नहीं थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, यही नीच तबके के लोग थे। मुश्किल है, लेकिन हमारे कई साथियों ने, हमारे कई लेखकों ने बहुत बढ़िया से गुलामगिरी पे लिखा है, कई ने अपना नोट भी उस पर डाला है। तो अमेजन पर उपलब्ध है, आप जरूर पढ़ें। मेरा निवेदन है आप सबसे करबद्ध कि आप जरूर पढ़ें। और एक और उनकी पुस्तक है किसान का कोड़ा। जिनको अपने अन्नदाताओं पे गर्व है या अन्नदाताओं के लिए चिंता है, उनको निश्चित रूप से किसान का कोड़ा पढ़ना ही चाहिए, वो अवश्य पढ़ें। फिर उसके बाद ये बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर, उनको जानने समझने के लिए और हमारी जो स्थिति है, हमारे जो हालात हैं, उन सबको समझने के लिए सिर्फ एक किताब ही काफ़ी है। वैसे उनकी तो इतनी रचनाएं हैं, इतनी विपुल रचना है कि वो उन्होंने जीवन भर लिखने में लगा दिया, और हम जीवन भर पढ़ते रहें तब भी लगता है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, जितना हमारे पास समय बचता है या समय है। तो उनकी एक किताब है जाति का विनाश, हिंदी में, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कि कैसे कास्ट जो है उसका उन्मूलन हो, ख़त्म हो। तो ये किताब अवश्य पढ़ें। और ये किताब उन्होंने रेकमेंड किया था हर किसी के लिए जो फॉरवर्ड्स हैं, जो मुस्लिम हैं या जो हमारे ब्राह्मण हैं, वो सबके सब इसको पढ़ें निश्चित रूप से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, और वो हमारी जहालत क्यों है, जलालत क्यों है, हमारी आज की जो स्थिति है वो क्यों है, इसको आप समझ पाएंगे उस एक पुस्तक को पढ़ करके। तो हमारा निवेदन है आपसे कि आप निश्चित रूप से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, हिंदी में अवश्य पढ़ें। और तीसरी चीज़ जो है, जिनको समझने के लिए, जानने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे महामना BP मंडल साहब, उनकी जो अनुशंसा है, मंडल आयोग की 40 अनुशंसाएँ हैं, उन सबको पढ़ें। तो उन मुझसे भी यही स्पष्ट होगा आपको, और समझ पाएंगे पूरी कितनी ज़रूरत है सामाजिक न्याय की, और मंडल साहब ने सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या कहा है। आप उनके एक एक अनुशंसा को समझेंगे तो पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। आरक्षण का आधार जो आप जिनको आर्थिक कहने, सामाजिक कहने, शैक्षिक कहने, कुछ भी चीज़ ऐसा बचा नहीं है। एक एक जाति के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा रिसर्च किया हुआ था मंडल साहब ने, कि उस जाति में कितने लोग किस स्तर तक हैं,
उनकी शिक्षा क्या है, उनके रोजगार क्या हैं, कहाँ तक उनका कमअप हुआ है, और उसके बाद उन्होंने उनको शामिल किया था। जो 3747 जातियों की बात की जाती है, उसमें एक एक जाति के बारे में ऐसे कि नहीं था कि हाँ गए पूछ कर कहा कौन जाति है, कहाँ क्या है, सबको जोड़ लिया लिख लिया, नहीं। एक एक जाति पर उन्होंने पूरे देश में घूम करके, दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, पूरा का पूरा हर जगह बीपी मंडल साहब घूमे और काफ़ी लंबा समय उन्होंने वर्षों लगाया इस चीज़ का अध्ययन करने में, तब जाकर उन्होंने रिपोर्ट दिया था। आज जिस रिपोर्ट को लागू करने में कितनी मशक्क़त हुई, भूल से लागू हुआ, बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं जिनके लिए कहा जाता है, लेकिन अंततः कम से कम चीज़ें तो कुछ आगे बढ़ी। तो आप सबको जितने भी आंदोलन हम करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम जहाँ भी करते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा करिए कि उस एक अनुशंसा के अलावा जो आपका रिजर्वेशन की बात आती है, 27% आरक्षण पिछड़ों को, या फिर वो शिक्षा में बाद में एक और उसमें से आया कि वो शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में आरक्षण जो है 27%, इन सब के लिए हर हाल में जो है हमको जानना होगा और समझना पड़ेगा मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को। आज की जो चुनौतियां हैं जिस पे हम आज बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप बिहार का परिप्रेक्ष्य लिए हैं, हम देश की बात करते हैं। देश में आज जो विशेष चुनौती है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है, आर्थिक असमानता की है, न्यायिक प्रतिनिधित्व की है, निजीकरण के माध्यम से पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था के विस्तारण की है। इन सब मुद्दों पे, ऐसे मुद्दे हैं जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, या उसके सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में जो रोड़ा बन रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे विषयों पे हमें बातचीत करनी है। और एक एक बिंदु पे अगर हम इस पे पूंजीवाद पे बात करें, सामाजिक इंजीनियरिंग समाजवाद पे बात करें, या आर्थिक विषमता असमानता पे बात करें, या जो सांस्कृतिक विकृति है, जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, उस पर बात करें। मैं अपनी कविता पे और उसके द्वारा आप सुनेंगे कि कैसे हमें मंडल साहब ने और अंबेडकर साहब ने कैसे हमें वो अधिकार दिया। मूढ़ो मधेपुरा में 25 अगस्त 1918 को जन्मा था एक लाल। मूढ़ो मधेपुरा में 25 अगस्त 1918 को जन्मा था एक लाल। बीपी मंडल के रूप में वंचितों का चमका था भाल। रास बिहारी मंडल ने मूढ़ों को चमकाया था। रास बिहारी और सीतावती के पुत्र बीपी मंडल ने भारत को हर्षाया था। सदियों से जो दबे हुए थे, जिनकी आवाज न कोई बन पाया था, मंडल की एक लौ जली थी 1990 में हर चौखट तक पहुंचाया था। कागज पर लिखी थी हर पीड़ा, आंकड़ों में दर्द छुपाया था। विंध्यश्री प्रसाद मंडल ने इस सच को जन जन तक पहुंचाया था। कागज पर लिखी थी हर पीड़ा, आंकड़ों में दर्द छुपाया था। विंध्यश्री प्रसाद मंडल ने इस सच को जन जन तक पहुंचाया था। सदियों से जो वंचितों को उन्होंने आवाज दी, सदियों से जो वंचित थे उन्होंने आवाज दी। मंडल साहब ने आरक्षण की एक नई परिभाषा लिख दी। जब निर्णय का समय आया तो सत्ता भी डगमगाई थी। हिम्मत से आगे बढ़कर तब एक बुलंद आवाज आई थी। पिछड़ों वंचितों को अब हक उनका मिलना होगा। पीछे थे कल तक, अब उनका खिलना होगा। पीछे थे जो अब तक, अब उनका खिलना होगा। भिन्न पुस्तक के माध्यम से, अपने महान पुरुषों के माध्यम से सामाजिक न्याय, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो या संघर्ष के रूप में हो या भिन्न लड़ाई के माध्यम से हमारे बीच सामाजिक न्याय की बातें होती रही है, हम समझते भी रहे हैं। लेकिन 90 के दशक में सही मायने में व्यवहारिक रूप में अगर समझिएगा तो लगा कि सामाजिक न्याय बिल्कुल जमीन पर आ गया। क्योंकि उस समय में आप देखे होंगे कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति थे वो भी कुछ सोचने लगे थे और वो जमीन पर का सड़क पर आ गए थे और इस सामाजिक न्याय को काफी मजबूती मिली थी। पर
इस देश में, खास करके बिहार में, ये तो समाजवादियों का गढ़ रहा है बिहार। सामाजिक न्याय का उत्पत्ति भी यहीं से हुआ है, और जहां घोर अन्याय हो रहा हो तो स्वाभाविक है कि सामाजिक न्याय का उत्पत्ति होगा। तो मित्रों, बिहार वह धरती है जिसको हमको भूलना नहीं चाहिए, अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। लोकतंत्र का जननी भी यही है। ये सारे इतिहास को हम लोग भूल भी रहे हैं, याद नहीं रखते हैं, अपने आने वाले नए पीढ़ी को बताते भी नहीं है, बताना भी जरूरी है। तो मित्रों, उस समय में लगा था कि सामाजिक न्याय सचमुच में ये है। अपने आप को बहुत एक कमजोर से कमजोर आदमी, जो हजारों वर्ष से पीड़ित, शोषित, उपेक्षित जो लोग थे, वो एकदम अपने पैर पर खड़ा होना मतलब महसूस करने लगे थे।